नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नवीन कुमार जैन, प्रवक्ता जेवी जैन इंटर कॉलेज सहारनपुर। आज हम प्रारंभिक लेखकी पुस्तकें भाग 2 रोकड़ पुस्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रारंभिक लेखकी पुस्तक रोकड़ पुस्तक के भाग 2 में हम बताएंगे 3 खाने वाली रोकड़ बही। 3 खाने वाली रोकड़ बही किसे कहते हैं, इसमें लेखा करने के नियम क्या हैं, और खुदरा रोकड़ बही किसे कहते हैं, इसमें लेखा करने के नियम क्या हैं। इससे पूर्व आपने 1 खाने वाली या साधारण रोकड़ बही और 2 खाने वाली रोकड़ बही, इसमें लेखा करने के नियम सीखे, इनकी उपयोगिता और लाभ सीखे, इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए। आज हम 3 खाने वाली रोकड़ बही और खुदरा रोकड़ बही के बारे में अध्ययन करेंगे। 3 खाने वाली रोकड़ बही क्या है? आजकल प्राय सभी व्यापारी अपना लेन देन रोकड़ के साथ साथ बैंक के माध्यम से भी करते हैं। देखिए, बैंक में व्यापारी खाता खोलता है, बैंक में पैसे जमा करता है, कुछ पैसे अपने पास रखता है, तो लेन देन भी दोनों तरह से होते हैं। नकद लेन देन, कैश का लेन देन, और कुछ लेन देन चेक के थ्रू होते हैं। व्यक्ति चेक से माल खरीदता है, चेक द्वारा माल बेचता भी है, माल खरीदता है, चेक देता है, माल बेचता है, चेक लेता है। तो लेन देन बैंक के थ्रू भी होते हैं। तो रोकड़ का हिसाब किताब तो रखना होता ही है, लेकिन साथ में बैंक का भी हिसाब किताब व्यापारी को रखना पड़ता है। अब या तो रोकड़ और बैंक दोनों जो है हम अलग अलग बनाएं। 3 खाने वाली रोकड़ बही में रोकड़, बैंक और छूट तीनों का हिसाब एक साथ बनाया जाता है, इसलिए इसे 3 खाने वाली रोकड़ बही कहते हैं। इस रोकड़ बही के 2 पक्ष होते हैं, ऋणी पक्ष और धनी पक्ष। ऋणी पक्ष में भी 3 खाने होते हैं। नंबर 1 खाना छूट का, नंबर 2 खाना रोकड़ का, तीसरा खाना बैंक का। ऐसे ही धनी पक्ष में भी 3 खाने होते हैं। पहला खाना छूट का, दूसरा खाना रोकड़ का, तीसरा खाना बैंक का। तो दोनों तरफ छूट, रोकड़ और बैंक 3-3 खाने होने की वजह से इस रोकड़ बही को 3 खाने वाली रोकड़ बही कहते हैं। ये बच्चों 3 खाने वाली रोकड़ बही का प्रारूप है। ध्यान से देखें, दिनांक, विवरण, प्रमाणक संख्या, खाता प्रश्न संख्या, ये अब तक आपने देखा ही था। अब छूट, रोकड़ और बैंक। छूट और रोकड़ 2 खाने वाली रोकड़ बही में आ गया था, अभी बैंक और आ गया साथ में। ऐसी धनी पक्ष में दिनांक, विवरण, प्रमाणक संख्या, खाता प्रश्न संख्या, छूट, रोकड़ और बैंक। बच्चों 3 खाने वाली रोकड़ बही में लेखा करने के नियम क्या हैं, अब हम उन नियमों को डिस्कस करेंगे। ये नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप एक एक करके सभी नियमों को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले पिछला रोकड़ शेष और बैंक शेष। यदि पिछला शेष दिया हुआ है, व्यापार चल रहा है, पिछले महीने का जो शेष है वो शेष रोकड़ के रूप में भी हो सकता है और वो शेष बैंक के रूप में भी हो सकता है। तो पिछला अगर शेष है तो हम विवरण वाले खाने में लिखेंगे शेष नीचे लाए, और रोकड़ शेष रोकड़ वाले खाने में, बैंक शेष बैंक वाले खाने में। अगर नया व्यापार शुरू किया है, भाई कई बार नया बिजनेस शुरू किया है और नए बिजनेस का हमें कैश अकाउंट बनाना है, तो व्यापार में व्यापारी रोकड़ के रूप में अपनी पूंजी लेकर आया, तो उस समय पिछला शेष तो है ही नहीं, नया शेष है। तो फिर हम विवरण वाले खाने में लिखेंगे पूंजी खाते का, और धनराशि को रोकड़ वाले खाने में लिख दिया जाएगा। यदि उसने उसमें से कुछ पैसे बैंक में जमा कराए, कुछ पैसे कैश में हैं, तो जितने पैसे कैश में हैं वो रोकड़ वाले खाने में, जितने पैसे बैंक में हैं वो बैंक वाले खाने में लिख देंगे। ये तो रही बात शेष की। अब बात बताते हैं पैसे आने की और पैसे जाने की, क्योंकि इसका नाम है कैश बुक। कैश बुक का मतलब कैश का आना और कैश का जाना। तो नियम वही है, अगर कैश आएगा तो ऋणी पक्ष में, अगर कैश जाएगा तो धनी पक्ष में। लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज है।
एक खाने वाली और दो खाने वाली रोकड़ बही में तो कैश, केवल कैश का खाना था, लेकिन यहां पर कैश के साथ साथ बैंक का खाना है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि अगर कैश आया, पैसा आया, कहां आया, हमारे हाथ में आया या हमारे बैंक में आया, अगर गया तो कहां से गया, हमारे हाथ से गया या हमारे बैंक से गया। तो सबसे पहले यदि पैसा आता है तो जिस माध्यम से पैसा आता है, जैसे विक्रय खाते से पैसा मिला तो विक्रय खाते का ऋणी पक्ष में जितना पैसा आया उसका लेखा ऋणी पक्ष में करेंगे, विवरण वाले खाने में लिखेंगे विक्रय खाते का और रोकड़ वाले खाने में धनराशि लिख देंगे। बात समझ में आई? अगर रमेश से रुपए मिले, रमेश का रोकड़ वाले खाने में धनराशि लिख देंगे। तो नियम यह है, समस्त प्राप्तियों का लेखा इस बही के ऋणी पक्ष में किया जाएगा। यदि रोकड़ प्राप्त होती है तो लेखा रोकड़ वाले खाने में किया जाएगा। अगला पॉइंट, यदि किसी पार्टी से चेक मिला, ड्राफ्ट मिला, देखिए यहां थोड़ी सी समस्या होती है, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए अपने आप को बिल्कुल क्लियर रखें। यदि किसी पार्टी से चेक मिला या बैंक ड्राफ्ट मिला और उसे हमने उसी दिन बैंक में जमा करा दिया तो पैसा कहां आया? पैसा सीधा हमारे बैंक में आया, तो उसका लेखा सीधा बैंक वाले खाने में ही किया जाएगा। अगला पॉइंट, यदि किसी पार्टी से चेक मिलता है, किसी पार्टी से चेक मिलता है, उस चेक को बैंक में जमा नहीं कराया, इसका मतलब ना तो हमारे पास पैसा हाथ में आया ना पैसा हमारे बैंक में आया, वो हमारा कहलाएगा चेक इन हैंड, चेक हाथ में। उसके लिए इस रोकड़ बही में कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी, उसके लिए एक अलग जर्नल एंट्री की जाएगी, इसको बोलेंगे चेक हाथ में खाता ऋणी ग्राहक का। जैसे रमेश से चेक मिला तो चेक हाथ में खाता ऋणी रमेश का, एक अलग अकाउंट खुल जाएगा, चेक हाथ में खाता, चेक इन हैंड अकाउंट। अब चेक के बारे में दूसरी बात बता रहा हूं। यदि जो चेक हमें मिला उस चेक को हमने अपने हाथ में रख लिया, उसकी एंट्री कर दी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। अब उस चेक को हमने 2 दिन बाद, 3 दिन बाद बैंक में जमा कर दिया, तो पैसा कहां आया? पैसा आ गया बैंक में। तो हम कैश बुक में इसकी एंट्री करेंगे, विवरण वाले खाने में लिख देंगे चेक हाथ में खाते का टू चेक इन हैंड अकाउंट, और सीधा धनराशि वाले खाने में, बैंक वाले खाने में उस धनराशि को लिख दिया जाएगा। अब इसका अगला पॉइंट है, यदि इसी चेक को, जो चेक हमें किसी ग्राहक से मिला है, उस चेक को हमने अपने हाथ में रखा हुआ है, अपने पास रखा हुआ है, बैंक में जमा नहीं कराया, यदि उस चेक को हमने किसी और दिन किसी और कस्टमर को बेचान कर दिया तो वो बेचान सीधा चेक इन हैंड अकाउंट से चला जाएगा, उसकी एंट्री कर दी जाएगी लेनदार ऋणी चेक हाथ में खाते का। जैसे हमें अजय से चेक मिला तो हमने एंट्री कर दी चेक हाथ में खाता ऋणी अजय का। अब 2 दिन बाद उसे सुरेश को बेचान कर दिया तो हम एंट्री करेंगे सुरेश ऋणी चेक हाथ में खाते का, इसकी इस कैश बुक में एंट्री नहीं होगी। अगला पॉइंट, अब तक तो पैसे आने की एंट्रीज हो गई, जितना भी पैसा आया। साथ में पैसे आने के संबंध में एक बात और, कि यदि किसी कस्टमर ने सीधे हमारे बैंक में पैसे जमा कर दिए तो पैसा आया, लेकिन सीधा कहां आया? बैंक में आया। तो विवरण वाले खाने में कस्टमर का नाम लिखेंगे और बैंक वाले खाने में धनराशि लिखेंगे। अब बात आती है भुगतानों की। पहले भी नियम बता चुका हूं कि समस्त भुगतान रोकड़ बही के धनी पक्ष में किए जाते हैं, क्रेडिट साइड में किए जाते हैं। अगर पैसा नकद गया है तो रोकड़ वाले खाने से पैसा जाएगा, जिस मद में पैसा गया है उस मद का नाम लिखेंगे। जैसे किराया दिया, किराया खाते से, और रोकड़ वाले खाने में इसकी धनराशि लिखी जाएगी। रमेश को रुपए दिए, रमेश से रोकड़ वाले खाने में धनराशि लिखी जाएगी। नकद माल खरीदा, क्रय खाते से रोकड़ वाले खाने में धनराशि लिखी जाएगी। लेकिन यदि हमने किसी पार्टी को चेक दिया तो पैसा कहां से गया? पैसा बैंक से गया, तो हम उस पार्टी का नाम लिखेंगे या उस मद का नाम लिखेंगे। जैसे चेक द्वारा माल खरीदा,
पैसा गया, माल आया, लेकिन पैसा बैंक से गया, क्रय खाते से और धनराशि बैंक वाले खाने में लिख दी जाएगी। आप सभी के समझ में आया? इसके अलावा यदि बैंक ने व्यय काटा, देखिए बैंक हमें बहुत सारी सेवाएं देता है, उसके लिए बैंक हमसे चार्जेस लेता है, बैंक व्यय लेता है, और वो बैंक व्यय बैंक हमारे खाते में से ही निकाल लेता है। तो अगर हमें ये सूचना मिलती है कि बैंक ने व्यय काटा, तो बैंक व्यय को भी हम रोकड़ बही के धनी पक्ष में लिख देंगे, बैंक व्यय खाते से, और धनराशि को बैंक वाले खाने में लिख देंगे। तो इस प्रकार रोकड़ के आने का और रोकड़ के जाने का 3 खाने वाली रोकड़ बही में लेखा किया जाता है। अब इस रोकड़ बही का मुख्य बिंदु, 3 खाने वाली रोकड़ बही का मुख्य बिंदु समझा रहा हूं। उस बिंदु का नाम है विपरीत प्रविष्टि या विपरीत लेखे। ऐसे लेखे जो रोकड़ और बैंक दोनों को प्रभावित करते हैं। कुछ लेन देन ऐसे जरूर होंगे जो रोकड़ को और बैंक को एक साथ प्रभावित करेंगे। एक कम होगा, एक ज्यादा हो जाएगा। रोकड़ घट जाएगी, बैंक का शेष बढ़ जाएगा, या बैंक का शेष घट जाएगा, रोकड़ का शेष बढ़ जाएगा। तो ऐसे लेखे विपरीत लेखे कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, मैंने बैंक में रुपए जमा करे, कहां से करे? रोकड़ में से, तो रोकड़ घट गई और बैंक में पैसा आ गया, तो रोकड़ के घटने की एंट्री होगी और बैंक में पैसा आने की एंट्री होगी। हमने बैंक से रुपए निकाले तो बैंक बैलेंस कम हो गया और कैश बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक से रुपया घटने की एंट्री होगी और कैश में रुपया बढ़ने की एंट्री होगी। तो एक लेन देन जब 2 खातों को एक साथ प्रभावित करता है और उस लेन देन को दोनों पक्षों में लिखा जाता है, ऐसे लेन देनों को विपरीत लेखे, कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं। कॉन्ट्रा एंट्रीज के आगे खाता पृष्ठ संख्या वाले खाने में इंग्लिश में लिखा जाता है सी, या हिंदी में लिखते हैं वी। इंग्लिश में सी या वी लिखा जाता है। यह पहचान करने के लिए लिखा जाता है कि ये लेखे कॉन्ट्रा हैं, इनकी लेजर में पोस्टिंग नहीं करनी है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपका इसका स्पष्टीकरण कर रहा हूं। 2020 अप्रैल 10 बैंक में रुपया जमा किया, बैंक में रुपया जमा किया, बैंक खाता ऋणी रोकड़ खाते का 2000 रुपये। बैंक खाते के ऋणी पक्ष में रोकड़ खाते का लिख देंगे। ये देखिए, ये 3 खाने वाली रोकड़ बही है। बैंक खाते के ऋणी पक्ष में अप्रैल 10 रोकड़ खाते का 2000, रोकड़ खाते के धनी पक्ष में बैंक खाते से 2000 रुपये। तो ये देखिए, और यहाँ पर हमने प्रमाणक संख्या वाली खाता पर संख्या वाले खाने में हमने यहाँ पर सी लिख दिया, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा से पहचान हो जाती है कि इसका लेखा दोनों तरफ किया गया है। बैंक से कार्यालय प्रयोग के लिए निकाले 3000 रुपये हमने निकाले, तो फिर वही चीज आ गई, बैंक से पैसा गया और हमारे ऑफिस में, हमारे बिजनेस में पैसा आया, तो एंट्री हो जाएगी रोकड़ खाता ऋणी बैंक खाते का। रोकड़ खाते के ऋणी पक्ष में बैंक खाते का लिख देंगे, रोकड़ खाते के ऋणी पक्ष में बैंक खाते का पैसे लिख देंगे 3000, और ऐसे ही बैंक खाते के धनी पक्ष में रोकड़ खाते से 3000 रुपये। तो ऐसे लेन देनों को दोनों जगह लिखना पड़ता है। ऐसे लेन देनों को कॉन्ट्रा एंट्रीज या विपरीत लेखे कहते हैं। बच्चों, अब एक उदाहरण के माध्यम से हम 3 खाने वाली रोकड़ बही बनाना सीखेंगे। उदाहरण स्क्रीन पर दिया हुआ है और इसका सॉल्यूशन भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। तो मैं एक बार उदाहरण दिखाऊंगा, एक बार इसका सॉल्यूशन करके बताऊंगा, आप सभी ध्यान से समझें। उदाहरण है, निम्नलिखित लेन देनों का लेखा मैसर्स शिवालिक एम्पोरियम की 3 खानों वाली रोकड़ बही में कीजिए। सबसे पहले 2020 अप्रैल 1 पिछला रोकड़ शेष 18000 और बैंक शेष 15000। ये पिछला शेष है। मैंने आपको बताया था कि यदि पिछला शेष है तो उसे रोकड़ बही के ऋणी पक्ष में लिख देंगे, विवरण वाले खाने में लिखेंगे शेष नीचे लाए। देखिए 2020 अप्रैल 1 शेष नीचे लाए, रोकड़ 18000, बैंक वाले खाने में 15000। समझ में आ गया? अगला है, नकद माल खरीदा 3 तारीख में 6000 रुपए का। नकद माल खरीदा, माल तो आया लेकिन पैसा गया। हमें रोकड़ बही बनानी है, केवल ये देखना है कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। यहाँ पैसा जा रहा है तो जाने वाले पैसे का लेखा धनी पक्ष में करेंगे।
अप्रैल 3 क्रय खाते से रोकड़ से 6,000 रुपए चले गए। क्लियर। अगला है अप्रैल 5 बैंक में जमा किए 5,000। अब देखिए कॉन्ट्रा एंट्री है सामने, बैंक में जमा किए तो एक तरफ तो रोकड़ गई, बैंक में जमा करने, कहां से जमा करें, जो हमारे पास पैसे थे वहां से बैंक में जमा करें, रोकड़ कम हो गई, बैंक में बैलेंस बढ़ गया। दोनों तरफ इसका लिखा होगा, रोकड़ के कम होने का और बैंक में बढ़ने का। देखिए कैसे करेंगे, बैंक में जमा किए, एंट्री क्या करनी है, बैंक खाता ऋणी रोकड़ खाते का, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक खाते के ऋणी पक्ष में 5 तारीख को लिख देंगे रोकड़ खाते का और बैंक में आगे 5,000। रोकड़ खाते के धनी पक्ष में 5 तारीख को लिख देंगे बैंक खाते से 5,000। मतलब 5,000 रुपए रोकड़ क्रेडिट हो गई, धनी हो गई, रोकड़ चली गई और 5,000 रुपए बैंक में आ गए। और दोनों तरफ हमने लिख दिया सी का मतलब कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा इस चीज की पहचान है कि ये विपरीत लेके हैं, इनकी लेजर में पोस्टिंग नहीं करनी है। अगली लेन देन है नकद माल बेचा 10,000 रुपए। नकद माल बेचा, पैसा आया पैसा कहां लिखेंगे, ऋणी पक्ष में लिखेंगे। अप्रैल 8 नकद माल बेचा विक्रय खाते का, रोकड़ में आया, रोकड़ वाले खाने में 10,000 रुपए लिख दिए। अगला देखिए अप्रैल 10 चेक द्वारा माल खरीदा 3,000 रुपए का। माल खरीदा, माल आया, पैसा गया, लेकिन पैसा बैंक से गया, नकद पैसा नहीं गया, पैसा बैंक से गया क्योंकि हमने चेक दिया है। लेखा धनी पक्ष में होगा, धनराशि बैंक वाले खाने में लिखी जाएगी। अप्रैल 10 माल खरीदा क्रय खाते से, बैंक वाले खाने में 3,000 रुपए डाल दिए। अब 10 के बाद 12 तारीख को महेश से चेक प्राप्त हुआ जिसे बैंक में जमा किया। मैंने आपको बताया था यदि किसी पार्टी से चेक प्राप्त होता है, उस चेक को यदि बैंक में जमा कर देते हैं तो पैसा सीधा बैंक वाले खाने में लिखा जाएगा और विवरण में पार्टी का नाम लिखा जाएगा। डेट देखिए, डेट 12 तारीख में विवरण में लिख दिया महेश का, बैंक में लिख दिया 2900 रुपए और उस छूट जो है 100 रुपए, तो छूट वाले खाने में 100 रुपए लिख दिए। 13 तारीख में कार्यालय प्रयोग के लिए बैंक से निकाले 4,000। फिर कॉन्ट्रा एंट्री आ गई, कार्यालय प्रयोग के लिए बैंक से निकाले, बैंक बैलेंस तो कम हो गया और कैश बैलेंस बढ़ गया। बात समझ में आया, बैंक से निकाले, बैंक में पैसा कम हुआ, कैश में पैसा बढ़ गया, तो बैंक में पैसा कम करने की एंट्री करेंगे, कैश में पैसा बढ़ाने की एंट्री करेंगे। बैंक खाते में क्रेडिट होगा, धनी होगा, कैश अकाउंट में डेबिट होगा। इसकी एंट्री कैसे करेंगे, डेट चेक करें, डेट है 13 तारीख में हमने रोकड़ खाता ऋणी बैंक खाते का, विवरण में लिख दिया बैंक खाते का क्योंकि पैसा कहां से आया, बैंक से आया, रोकड़ में 4,000 रुपए और उसके आगे लिख दिया सी। और 13 तारीख में बैंक से पैसा गया 4,000 रुपए, कहां से, रोकड़ खाते से, रोकड़ में चला गया 4,000 रुपए, ये यहां पर 4,000 बैंक से निकाल दिया, यहां पे लिख दिया सी कॉन्ट्रा। अब अगला देखें 14 तारीख, अजय से माल खरीदा 5,000 रुपए। अजय से माल खरीदा, इसका मतलब उधार माल खरीदा, पैसा ना आया ना पैसा गया, इसका लेखा रोकड़ बही में नहीं होगा, इसका लेखा क्रय बही में होगा, परचेज बुक में होगा। अगला है 17 तारीख में अतुल से चेक प्राप्त हुआ 6,000। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था यदि किसी पार्टी से चेक प्राप्त होता है तो वो चेक इन हैंड माना जाएगा क्योंकि उस चेक को अभी तक हमने बैंक में जमा नहीं कराया है, तो चेक इन हैंड माना जाएगा। इसकी इस कैश बुक में एंट्री नहीं होगी, इसकी एक अलग से जर्नल एंट्री होगी। 2020 अप्रैल 17 चेक हाथ में खाता ऋणी अतुल का, अतुल से चेक प्राप्त हुआ 6,000 रुपए। आपके समझ में आ गया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अतुल। अगला है चेक द्वारा कमीशन दिया 5,000 रुपए। कमीशन दिया तो पैसा गया, लेकिन पैसा चूंकि चेक द्वारा दिया, पैसा बैंक से गया, इसलिए अप्रैल 19 कमीशन खाते से पैसा बैंक से निकाल दिया 500 रुपए। फिर
फिर 20 तारीख अतुल का चेक बैंक में जमा कराया। यह विवरण, यह धनराशि में डैश लगा हुआ है क्योंकि अतुल से हमें चेक प्राप्त हुआ था 6,000 रुपए का। इसी 6,000 रुपए वाले चेक को हमने बैंक में जमा करा दिया। अब पैसा कहां आया? पैसा बैंक में आया। तो अब हम इसकी एंट्री कैश बुक में करेंगे। बैंक वाले खाने में देखिए अप्रैल 20 बैंक वाले खाने में 6,000 रुपए आ गए। और पैसा कहां से आया? उस पैसे को हमने चेक हाथ में खाता, चेक इन हैंड अकाउंट में डाला था, वहीं से हमने इस पैसे को यहां ट्रांसफर कर दिया चेक हाथ में खाते का। एंट्री होगी बैंक खाता ऋणी चेक हाथ में खाते का। बात समझ में आ गई? अगला देखिए, अजय को पूर्ण भुगतान में चेक दिया 4800 रुपए। अब ऊपर अजय से माल खरीदा था 5,000 रुपए का, चेक दिया 4800 रुपए। पूर्ण भुगतान का मतलब अब कोई पैसा नहीं देना, इसका मतलब 200 रुपए हमें छूट मिल गई। बात समझ रहे हैं? पैसा जा रहा है, छूट मिल रही है, लेकिन पैसा कहां से जा रहा है? बैंक से जा रहा है। देखिए अप्रैल 21 अजय को पैसा दिया, चेक दिया, तो पैसा बैंक से चला गया 4800 रुपए और 200 रुपए छूट में लिख दिए। अगला है निजी प्रयोग के लिए बैंक से निकाले 1,000 रुपए, निजी प्रयोग के लिए। अब ध्यान देना, बैंक से पैसा गया, इसको कॉन्ट्रा एंट्री समझने की भूल मत करना। निजी प्रयोग का मतलब है व्यापारी ने पर्सनल यूज के लिए, बैंक से पैसा तो गया लेकिन बिजनेस में नहीं आया, वो उसके पर्सनल यूज में उसके घर में गया, बिजनेस में नहीं आया, इसलिए कॉन्ट्रा नहीं है, ये आहरण है। बैंक से पैसा जाने की एंट्री करेंगे। अप्रैल 23 आहरण खाते से बैंक से 1,000 रुपए चले गए। अगला है अप्रैल 25 सचिन को माल बेचा, सचिन को माल बेचा, ये उधार माल बेचा, इसमें कैश नहीं है, नाम है, इसलिए इसका लेखा रोकड़ बही में नहीं होगा, इसका लेखा विक्रय बही में किया जाएगा। अगला है किराया दिया 2,000 रुपए, किराया दिया, पैसा गया, कहां जाएगा? धनी पक्ष में। किराया खाते से और रोकड़ वाले खाने से 2,000 रुपए निकाल देंगे। देखिए 28 तारीख किराया खाते से 2,000 रुपए रोकड़ वाले खाने से निकाल दिए। अप्रैल 30 ब्याज चेक द्वारा दिया, ब्याज गया, पैसा गया, कहां से गया? बैंक से गया, तो बैंक वाले खाने में लिख देंगे। देखिए अप्रैल 30 ब्याज खाते से 400 रुपए बैंक से चले गए। बात समझ में आ गई? इस प्रकार हमने इन सभी लेन देनों को 3 खाने वाली रोकड़ बही में लिख लिया। अब इसका हम टोटल करेंगे और शेष निकालेंगे। सबसे पहली बात, छूट वाले खाने का शेष नहीं निकलता, इसका केवल टोटल होता है। इसके ऋणी पक्ष का टोटल 100 रुपए है और धनी पक्ष का टोटल 200 है, तो जहां 100 है वहां 100 लिखेंगे, जहां 200 है वहां 200 लिखेंगे, इसका शेष नहीं निकालेंगे। रोकड़ वाले खाने का शेष टोटल निकाला, इसका ऋणी पक्ष का टोटल आया 32,000। एक अलग कागज पर आप इसका टोटल लिखेंगे, ऋणी पक्ष का टोटल है 32,000 और धनी पक्ष का टोटल 6 और 5 11 और 2 13,000 है। बात समझ में आ गई? 32,000 में से 13,000 रुपए घटा दिए, बचे 19,000, 19,000 रुपए रोकड़ का शेष निकल आया। ऐसे ही बैंक वाले खाने का ऋणी का टोटल करा 28,900, धनी का टोटल करा, इन सभी टोटल को ऋणी वाले टोटल में से घटा दिया, शेष आ गया 15,200। ये दोनों शेष आ गए, इसको इसके आगे लिख देंगे शेष नीचे ले गए। रोकड़ हमारे पास बच रही है 19,000 और बैंक में पैसे बच रहे हैं 15,200। हम एक चीज और ध्यान रखना, बैंक का शेष ऋणी भी हो सकता है और धनी भी हो सकता है, रोकड़ का शेष हमेशा ऋणी होगा। बैंक में कई बार क्या होता है कि जितने हम पैसे जमा करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर विषम परिस्थितियों में हम उससे ज्यादा पैसा भी निकाल लेते हैं, तो बैंक अधिविकर्ष हो जाता है। तो बैंक अधिविकर्ष में बैंक का धनी शेष हो जाता है। इसलिए आप पहले रफ में टोटल करें, ये देखें कि बैंक का ऋणी पक्ष ज्यादा है या धनी पक्ष ज्यादा है। अब यहां पर दोनों साइडों का ऋणी पक्ष ज्यादा है, इसलिए ऋणी शेष निकला। रोकड़ खाते का ऋणी शेष है 19,000 और बैंक का ऋणी शेष है 15,200। अब अगले महीने 1 मई में शेष नीचे लाए, रोकड़ का शेष 19,000 और बैंक का शेष 15,200। अब अगला पॉइंट है खुदरा लघु रोकड़ बही, पेटी कैश बुक। बिजनेस में बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं
जो रकम में तो बहुत छोटे होते हैं, छोटी छोटी राशि के खर्चे होते हैं, लेकिन संख्या में बहुत होते हैं और करने पड़ते हैं। कई बार तो ऐसे खर्चों का पता भी नहीं चलता कि ये खर्चे कौन कौन से हैं, कितने हैं, कई बार लिखने से छूट भी जाते हैं। जैसे बिजनेस कर रहे हैं, दुकान चल रही है, अचानक ट्यूब खराब हो गई, हमने कहा भाई ट्यूब ले आओ, ट्यूब लगा दी। स्टेपलर की पिन खराब होगी, स्टेपलर की पिन मंगा ली। पेन मंगा लिए, पेंसिल मंगा लिए। एक कस्टमर आया, उसके लिए चाय कोल्ड ड्रिंक मंगा ली, रजिस्ट्री करा दी, डाक टिकट खरीद लिए, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं, रिक्शा भाड़ा दे दिया। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे खर्चे हैं जो खर्चे संख्या में बहुत होते हैं, इनकी मात्रा, इनकी राशियां बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इनका हिसाब किताब ना रखो तो इन खर्चों का मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि अगर हम इनको ना लिखें तो हमारा व्यापार में सही लाभ हानि का गणना नहीं कर सकते। तो सिस्टम क्या है, इन छोटे छोटे खर्चों को लिखने के लिए एक अलग से रोकड़ बही तैयार की जाती है, जिसे लघु या खुदरा रोकड़ बही कहते हैं, इन छोटे छोटे खर्चों को लिखने के लिए ही। अब बात आती है इसमें लघु या खुदरा रोकड़ बही की अग्रदाय पद्धति, इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। इसमें सिस्टम क्या होता है, या तो व्यापारी या जो व्यापार का मेन कैशियर है, बड़ा रोकड़िया, इसकी जिम्मेदारी व्यापार के किसी एक व्यक्ति को दे देता है। व्यापार में काम बहुत सारे लोग करते हैं, जो व्यक्ति ईमानदार हो, अच्छा काम करने में हो, उसको कुछ पैसे एडवांस दे देते हैं। उसको एडवांस माना, मैंने एडवांस के रूप में 1000 रुपये दे दिए कि भाई आपको ये सारे खर्चे, छोटे छोटे खर्चे आपको करने हैं और इसका हिसाब किताब बनना है। तो वो छोटा रोकड़िया जितने भी फुटकर खर्चे हैं वो अपने उस 1000 रुपये में से करता रहेगा, और जब वो पैसे खत्म होने को होंगे उससे पहले उसका टोटल कर देगा, बड़े कैशियर को दिखा देगा या मालिक को दिखा देगा। मालिक उसका हिसाब अपने खाते में नोट कर लेगा और उसको उतने रुपए फिर दे देगा जितने रुपए खर्च हुए। उदाहरण के लिए अभी 1000 रुपये दिए थे, उसके 700 रुपये खर्च हो गए, उसने 700 रुपये का टोटल किया, मालिक को दिखा दिया कि साहब 700 रुपये खर्च हो गए, 300 बच रहे हैं। तो मालिक 700 रुपये उसे और दे देगा दोबारा से, फिर दोबारा से उसके पास 1000 हो जाएंगे और फिर वो अगले महीने खर्चे करना शुरू कर देगा। तो रोकड़ एडवांस में देने के सिस्टम को खुदरा रोकड़ बही की अग्रदाय पद्धति कहते हैं। बच्चों, अब मैं बता रहा हूं लघु या खुदरा रोकड़ बही बनाने के लाभ। नंबर 1, समय तथा श्रम की बचत होती है, क्योंकि छोटे छोटे खर्चों को करने की जिम्मेदारी एक लघु रोकड़िए को दे दी जाती है। वो सारे खर्चे वो करता रहता है, तो जो मेन कैशियर है उसका समय भी बचता है और उसकी मेहनत भी बचती है। नंबर 2, छोटे छोटे व्ययों का ज्ञान आसानी से हो जाता है, वरना पता ही नहीं चलते कि फुटकर खर्चे कितने हो गए। नंबर 3, विभिन्न माह के फुटकर व्ययों की तुलना। फुटकर व्यय में हमारा टोटल कितना खर्च हो रहा है, पिछले महीने कितना खर्च हुआ, इस माह कितना खर्च हो रहा है, तो हम तुलना कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि खर्चे बढ़ रहे हैं तो हम उन पर कंट्रोल कर सकते हैं। भूल की कम संभावना, छोटे छोटे खर्चे लिखने से भूल जाते हैं, लिख लेंगे, अभी 10 रुपए का बल्ब भी तो आया है, कोई बात नहीं, लिख लेंगे। ऐसे खर्चे लिखने से भूल जाते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी छोटे रोकड़िए को दे दी तो उसको हिसाब भी रखना है, वो हर खर्चा लिखेगा, तो कोई भी खर्चा लिखने से नहीं रहेगा। नंबर 5, छोटी राशियों का नकद भुगतान। देखिए, बड़े व्यापारों में जो लेन देन होता है वो चेक के थ्रू होता है, कैश के थ्रू नहीं होता। तो ऐसे स्थान पर अगर हम एडवांस पैसे देकर एक छोटे रोकड़ियों को बैठा देते हैं तो छोटे छोटे खर्चों का नकद भुगतान हो जाता है, कैश की समस्या नहीं होती। अब लघु या खुदरा रोकड़ बही के भेद कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है, साधारण खुदरा रोकड़ बही और विश्लेषणात्मक खुदरा रोकड़ बही। ये 2 प्रकार की होती है। साधारण खुदरा रोकड़ बही ये सामान्य रोकड़ बही की तरह बनाई जाती है, इसके खानों में थोड़ा सा फर्क है, बस खाली। क्या फर्क है समझे आप? प्राप्त धनराशि सबसे पहले नंबर पे लिखी जाती है, जो धनराशि प्राप्त हुई। कैश बुक फोलियो रोकड़ बही पृष्ठ संख्या लिखी जाएगी। यहाँ ये व्यवहारिक रूप से जब प्रैक्टिकल खाते बनाते हैं तभी लिखी जाती है, आपको नहीं लिखना। दिनांक वाले खाने दिनांक, विवरण वाले खाने विवरण, प्रमाणक संख्या, खाता पृष्ठ संख्या, ये छोटे छोटे खाने बनेंगे। और भुगतान धनराशि, कितनी धनराशि का भुगतान दिया। तो ठीक उसी प्रकार जैसे एक खाने वाली रोकड़ बही बनाते हैं, उसी प्रकार ये रोकड़ बही बनाई जाएगी, उसी प्रकार इसका शेष भी निकाला जाएगा, लेकिन खाने थोड़ा सा अलग तरीके से बन रहे हैं। नंबर 2 रोकड़ बही है विश्लेषणात्मक खुदरा रोकड़ बही। ये विश्लेषणात्मक खुदरा रोकड़ बही साधारण खुदरा रोकड़ बही का ही विस्तृत रूप है। जब कोई व्यापारी ये चाहता है कि वो जो फुटकर खर्चे हैं हो रहे हैं, वो फुटकर खर्चे किस किस मद में कितने हो रहे हैं,
वैसे तो सिंपल फुटकर रोकड़ वही में तो सारे फुटकर खर्चों का टोटल हो जाएगा, लेकिन हम जलपान पे कितना खर्च कर रहे हैं, स्टेशनरी पे कितना खर्च कर रहे हैं, यात्रा व्यय में कितना खर्च कर रहे हैं। अगर कोई व्यापारी ये जानना चाहे कि अलग अलग व्ययों पर, अलग अलग मदों पर कितना फुटकर खर्चा हुआ, तो उसके लिए वो विश्लेषणात्मक खुदरा रोकड़ वही तैयार करता है। इसमें ये जरूरी नहीं है, व्यापार की नेचर के हिसाब से, खर्चों की प्रकृति के हिसाब से हम ये खाने बना सकते हैं। साधारण खुदरा रोकड़ वही यहाँ से यहाँ तक हमने बनाई ली। प्राप्त धनराशि, रोकड़ पर संख्या, दिनांक, विवरण, प्रमाणक संख्या, खाता पर संख्या, कुल धनराशि, यहाँ तक तो साधारण रोकड़ वही है। इसके बाद ये हमने 6 खाने बढ़ाए हैं, 1 2 3 4 5 6, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। और ये जो मैंने नाम लिखे हैं खर्चों के, ये कुछ और भी हो सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है हमारे व्यापार में किस प्रकृति के खर्चे हो रहे हैं। जैसे मैंने लिखा है विज्ञापन, मजदूरी और भाड़ा, डाक व्यय, जलपान, छपाई व स्टेशनरी, विविध व्यय। अब करना क्या है कि जो भी प्राप्त धनराशि होगी वो यहाँ लिखी जाएगी, जो खर्चे होंगे वो यहाँ लिखे जाएंगे, और वो खर्चे किस खाने से संबंधित है उस खाने में भी लिखे जाएंगे। प्रैक्टिकल इसका क्वेश्चन में करके अभी आपको बताऊंगा। ये हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेन देनों से श्याम ट्रेडिंग कंपनी की साधारण एवं विश्लेषणात्मक खुदरा रोकड़ वही तैयार कीजिए। ये देखिए अप्रैल 1 में प्रधान रोकड़िए से प्राप्त, ये देखिए ध्यान देना, छोटा रोकड़िया कह रहा है कि मैंने प्रधान रोकड़िए से, मेन कैशियर से 800 रुपये प्राप्त किए और उस महीने में ये सारे मैंने खर्चे किए। तो इनको खुदरा रोकड़ वही में कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले देखिए प्रधान रोकड़िए से प्राप्त 800 रुपये, रोकड़ खाते का, देखिए इसमें विवरण एक ही होता है, का भी और से भी एक ही खाने में लिखा जाएगा। रोकड़ खाते का 1 अप्रैल 800 रुपये ये प्रधान रोकड़िए से प्राप्त हो गए। उसके बाद विज्ञापन व्यय दिया 200 रुपये 3 तारीख में, विज्ञापन व्यय खाते से 3 तारीख में 200 रुपये धनी पक्ष में। वही नियम तो वही है, पैसा आया ऋणी, पैसा गया धनी। अगला है मजदूरी दी 6 तारीख में 60 रुपये, 6 तारीख में मजदूरी खाते से 60 रुपये। अगला है 9 तारीख में डाक व्यय दिया 25 रुपये, 9 तारीख में डाक व्यय खाते से 25 रुपये। 15 तारीख में जलपान व्यय दिया 180 रुपये, जलपान व्यय खाते से 180 रुपये। 18 तारीख में स्टेशनरी खरीदी 30 रुपये, 18 तारीख में स्टेशनरी खाते से 30 रुपये। 21 तारीख में मजदूरी दी 50 रुपये, 21 तारीख मजदूरी खाते से 50 रुपये। 23 तारीख में फुटकर व्यय किए 50 रुपये, 23 तारीख में फुटकर व्यय खाते से 50 रुपये। इस प्रकार 800 रुपये तो छोटे रोकड़िए के पास आए और ये उसने सारे खर्चे किए, ये ऋणी पक्ष में लिख दिया, ये सारे खर्चे धनी पक्ष में लिख दिए। अब हमने क्या करा, इसका शेष निकाला। ऋणी पक्ष का टोटल तो है 800 रुपये और धनी पक्ष का हमने टोटल कर दिया, वो टोटल आया 595 रुपये। 800 में से 595 रुपये घटाए तो शेष आ गया 205 रुपये। यहाँ लिख देंगे शेष नीचे ले गए 205 और दोनों साइड में टोटल आमने सामने की लाइन में कर देंगे और टोटल के नीचे डबल लाइन से बंद कर देंगे। ये 205 रुपये छोटे रोकड़िए के पास शेष बचा। चूंकि मैंने आपको बताया था कि ये अग्रदाय पद्धति है, इम्प्रेस्ड सिस्टम है, इसके अंदर शेष नीचे लाए 205 और कितना खर्च हुआ था 595, वो मेन कैशियर ने उसको 595 रुपये और दे दिए, रोकड़ खाते का 595। अब उसके बाद दोबारा से कितने रुपये हो गए 800 रुपये। तो इस प्रकार ये साधारण खुदरा रोकड़ वही बन गई। अब ये खानेदार खुदरा रोकड़ बही, खानेदार खुदरा रोकड़ बही साधारण खुदरा रोकड़ बही का ही विस्तृत रूप है, इसी को ही एक्सपेंड करना है। हमने इसे एक्सपेंड कर दिया। देखिए यहां से यहां तक आपने साधारण रोकड़ बही बनाई हुई है, इसके अंदर हमने 6 खाने ऐड कर दिए, विज्ञापन, मजदूरी और भाड़ा, डाक व्यय, जलपान, छपाई व स्टेशनरी, विविध व्यय। और ये मैं आपको बता दूं, इसमें जरूरी नहीं है यही खाने हो, खाने एक तो उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। नंबर 2, खाने में जो डिटेल है खर्चे हैं वो डिपेंड करता है कि हमारे व्यापार में खर्चों की प्रकृति कैसी है। हम खर्चे कोई भी लिख सकते हैं जो हमारे व्यापार में होते हो। अब कई जगह जलपान का खर्चा होता ही नहीं तो नहीं लिखेंगे, कई जगह यात्रा व्यय होता है तो यात्रा व्यय लिखेंगे, कई जगह स्टेशनरी लगती नहीं तो नहीं लिखेंगे।
अब ध्यान देना, विज्ञापन व्यय खाते से हमने 200 रुपये लिखे थे, अब देखेंगे 200 यहाँ तो लिखने ही है, सारे खर्चे यहाँ तो लिखने ही है। अब ये 200 रुपये कौन से खर्चे का है? विज्ञापन का। विज्ञापन वाले खाने में 200 लिख दिए। मजदूरी खाते से 60 रुपये, मजदूरी वाले खाने में 60 रुपये और लिख दिए। डाक व्यय खाते से 25 रुपये, डाक व्यय वाले खाने में 25 रुपये लिख दिए। जलपान व्यय खाते से 180, तो जलपान में 180 यहाँ तो लिख नहीं थे, जलपान वाले खाने में 180 लिख दिए। स्टेशनरी खाते से 30 रुपये, स्टेशनरी वाले खाने में 30 रुपये लिख दिए। मजदूरी खाते से 50 रुपये, मजदूरी वाले खाने में 50 रुपये लिख दिए। फुटकर व्यय खाते से 50 रुपये, तो फुटकर व्यय या विविध व्यय वाले खाने में 50 रुपये लिख दिए। बस इनका टोटल कर लिया। थोड़ा टोटल समझ के करना है, आप इसका टोटल करें एज इट इज। इसका टोटल आ गया 595, इनका टोटल अलग करेंगे 200 रुपये, 110 रुपये, 25 रुपये, 180 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, इन सब का टोटल 595 रुपये हो गया बस। और 595 था, शेष बचे 205, 31 तारीख में शेष नीचे ले गए 205 रुपये, टोटल हो गया दोनों का 800 रुपये। समझ में आ गया? दोनों तरफ का टोटल 800 रुपये बंद कर दिया, फिर ये 205 शेष नीचे लाए 205 रुपये, और रोकड़ खाते का बड़े रोकड़ ये से 595 रुपये और ले लिए। इस प्रकार उसके बाद दोबारा से 800 रुपये फिर हो गए। तो ये विश्लेषणात्मक खुदरा रोकड़ बही साधारण खुदरा रोकड़ बही का ही विस्तृत स्वरूप है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आज के इस टॉपिक में 3 खाने वाली रोकड़ बही, इसमें रोकड़ लिखने के नियम, और खुदरा रोकड़ बही और इसमें लेखा करने के नियम सिखाए। अब इसके मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपको अभ्यास करने जरूरी है। नंबर 1, 3 खाने वाली रोकड़ बही किसे कहते हैं? ऐसी रोकड़ बही जिसके अंदर ऋणी और धनी पक्ष में छूट, रोकड़ और बैंक तीनों प्रकार के खाने बनाए जाते हैं, इसीलिए इसे 3 खाने वाली रोकड़ बही किस कहते हैं। नंबर 2, 3 खानों वाली रोकड़ बही का एक नमूना बनाइए। नमूना आपको दे रखा है, वो आप नमूना बना लेंगे। खुदरा रोकड़ बही से क्या आशय है? तो ऐसी रोकड़ बही जिसके अंदर छोटे छोटे खर्चों को लिखा जाता है, ऐसी रोकड़ बही को खुदरा रोकड़ बही कहते हैं। विपरीत लेखे किसे के? खुदरा रोकड़ बही बनाने के क्या लाभ हैं? खुदरा रोकड़ बही बनाने के बहुत सारे लाभ हैं। एक तो समय और श्रम की बचत होती है, और एक फुटकर खर्चों पर नियंत्रण रहता है। फुटकर खर्चों पर हम पिछले खर्चों की तुलना में हम आराम से तुलना कर सकते हैं कि खर्चे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। खर्चों पर कंट्रोल संभव होता है और काम बचता है हमारा। विपरीत लेखे किसे कहते हैं? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में रिपीट होता है कि ऐसे लेखे जिसका, ऐसे लेन देन जिसका लेखा रोकड़ बही के दोनों पक्षों में किया जाता है, ऐसे सभी लेखों को विपरीत लेखे कहते हैं। जैसे बैंक में धनराशि जमा की और जैसे बैंक से धनराशि निकाली। खुदरा रोकड़ बही की अग्रदाय पद्धति क्या है? आपको समझाया था कि बड़े कैशियर के द्वारा छोटे कैशियर को एडवांस में पैसे देकर खर्चा करने वाले सिस्टम को खुदरा रोकड़ बही की अग्रदाय पद्धति कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपको न्यूमेरिकल, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आपके पास जो भी पाठ्य पुस्तक है आप इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करें और इन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में नोट करें। थैंक यू।